वेलकम बैक। और यौम दिफा के हवाले से आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हम एक बार फिर मैं आपको बताती चलूँ, स्क्वाड्रन लीडर नुमैर ताहिर हमारे साथ हैं, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अम्मार इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है ज़ोया अहमद ने, जो कि सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं। और जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया था कि आज के प्रोग्राम में कुछ स्पीच, कुछ तकारीर भी होंगी, इस वजह से क्योंकि ये जो जज्बा है 6 सितंबर का, या इसके अलावा भी जो हमारे जितने भी डेज़ हैं जिसको हम मनाते हैं, उसमें हमारी यंगर जनरेशन भी बहुत कुछ सोचती है, बहुत कुछ समझती है और अपने जज्बात का और ख़यालात का इजहार करना चाहती है। तो आप लोग इजाज़त दें तो शुरू करें ज़ोया की स्पीच। जी बिस्मिल्लाह। 6 सितंबर 1965 अज़ली दुश्मन अपने ख़ुब्से बातिन से मजबूर होकर इस पाक सरजमीन पर हमला करने की कोशिश करता है सदर आली वक़ार, मगर वो ये नहीं जानता कि शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, कि इस वक्त रात के अंधेरे में भी इस पाक सरजमीन के जाबाज बेटे सरहदों पर चौकस खड़े थे, कि जैसे ही भारत के सिपाहियों ने इस पाक सरजमीन पर कदम रखने की जसारत की और पाकिस्तानी कौम की गैरत को ललकारा, तो मेरे वतन के जाबाज मैदान में निकल आए और उन्होंने उनको इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया और ये साबित किया कि जंगें सामान से नहीं, कुव्वत ईमानी और फ़क्र से लड़ी जाती हैं सदर आली वक़ार। वो फ़क्र जो तवक्कुल इल्लाह है, वो फ़क्र जो सदके खलील है, वो फ़क्र जो बद्रो हुनैन है, वो फ़क्र जो अमले हुसैन है, फ़क्र वो दिल जो हुब्बे इलाही से ज़िंदा, फ़क्र ज़ौक़ शौक़ तस्लीमे रज़ा, फ़क्र मीरासे मुसलमान जिसके खसो खाशाक से डर जाए शोला, फ़क्र की दिल नवाज़ी हिकमत दीन, फ़क्र की बेनियाज़ी कुव्वत दीन, फ़क्र कायनात का एहतिसाब, फ़क्र का जलवा बेहिसाब, फ़क्र से तारी बहरो बर पे लर्ज़ा, फ़क्र मोमिन की शहादतें, फ़क्र मोमिन की शहादतें हैं। कि 6 सितंबर हो या कारगिल का मैदान, किसी दुश्मन को चाय पीनी हो या पाए खाने हो, मेहमान बनकर आएगा तो सर आँखों पर बिठाएंगे जीवकार, मगर जो नज़र लगाई हमारे नशेमन पर तो हम ऐसी आंखें नोच लेंगे, हम ऐसे बाजू तोड़ देंगे कि मौजूदा मारूजी हालात में जो लोग हमें भूख से डरा रहे हैं, हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने 2% अंदरूनी और 98% बैरूनी आकाओं के लहजों में इस जिंदा कौम की धड़कनों से खेलने की कोशिश मत करना। चंद एक मुर्दा ज़मीनों को लेकर पूरी कौम को मुर्दा साबित करने से पहले ये सोच लेना कि सोए हुए शेर इस बेखबरी से नींद तो लेते हैं कि मौत का गुमान होता है, मगर ज़िंदगी पूरी आबोताब के साथ उनकी रगों में दौड़ रही होती है, क्योंकि ये हाथ साथ ना समझे अभी के पस्त हूँ मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूँ मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूँ मैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या बात है। और आप लोग, हम तो स्पीच सुनते हैं और भी प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं, आप लोगों को कैसा लगा आज काफ़ी अरसे बाद मेरे ख्याल में तकरीर सुन के, और खुसूसी तौर पे जो आप लोगों की डेडिकेशन की है? जी बहुत अच्छा लगा। बहुत आला अल्फाज का चुनाव किया और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने ख़यालात को और अपने जो है वो एक्सप्रेशंस को जो है वो किया और डिलीवर किया। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं ये? जी माशाल्लाह। सो आप लोग वैसे अपना तालिब इल्मी का दौर याद आया आपको? जी बिल्कुल याद आया। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने सिर्फ आर्म फोर्सेस के जोश व वलवले को नहीं दिखाया, इन्होंने हमारी पूरी कौम के जोश व वलवले को दिखाया। ये जोश व वलवला है, ये हमारे हर बच्चे के अंदर मौजूद है। अच्छा ये बताइए, ये बच्चों की तालीम की और ये सारी जो बात आ रही है, तो वे बैक जब आप लोग तालिब इल्म थे, अभी तो माशाल्लाह जब भी मुलाकात होती है यूनिफॉर्म वालों से, तो इसी तरह डिसिप्लिन्ड होते हैं, हर चीज़ कंपोजर मेंटेन होता है और कुछ स्लाइट चेंजेस भी नहीं होते। तो आप लोग हमेशा से तो ऐसे नहीं थे, तालिब इल्मी के दौर में कैसे थे? बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बैक बेंचर्स। हम बिल्कुल वैसे थे, लेकिन जैसे हमने एयरफोर्स ज्वाइन की, टाइम की रिक्वायरमेंट थी, चेंज होना ज़रूरी था। जैसे जैसे वक्त की मतलब ज़रूरत थी कि हम चेंज हों, तो हमें चेंज होना पड़ा एयरफोर्स के लिए। इस चेंज के लिए तैयार थे? ये खुद का शौक था या घर वालों का शौक था? मैम ये अपना शौक था, घर वालों के शौक पे नहीं कर सकते आप जब तक आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन ना हो।
आपको खुद मोटिवेट होना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है इस चेंज को। और आप कहाँ आपकी तालीम और बचपन गुजरा? मेरा सारा बचपन और मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वो सारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। अच्छा, और बस वहाँ पर भी आप ये जब 6 सितंबर आता था, क्योंकि ज़ाहिर है टेलीविज़न पर तो हमेशा से ये तमाम चीज़ें तकारीब नशर हो रही होती हैं, तो इसको फोकस किया करते थे, देखते थे? बिल्कुल ऐसे ही था मैम। बचपन से ही ना कभी कश्मीर के अंदर भी कभी आपकी माँ आपको ये नहीं प्रीच करती कि आप कश्मीरी हैं, वो आपको सिर्फ ये बताती हैं कि आप पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमें बाद में बड़े होकर पता चला कि अच्छा हम कश्मीर में रहते हैं, उससे पहले यही था कि हम पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान में ही रहते हैं। तो उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा एक पाकिस्तानी बच्चा सोचता है वैसे ही कश्मीर में भी हर बच्चा वैसे ही सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका? मेरा बेसिकली ताल्लुक़ लाहौर से है और मेरी सारी एजुकेशन जो है वो लाहौर और डिफरेंट स्कूल्स में हुई है। तो हम लोग भी जो बैक इन एफएससी हम लोग काफ़ी शरारती हुआ करते थे और मतलब बट ये है कि रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स और इस तरह की जो हमारी होती है, क्योंकि असातिज़ा की ही वजह से आज हम बिल्कुल वैल्यूज़ को आप जी हमेशा फॉलो करते थे। जी, वो रही है, लेकिन शरारती तो मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत हर कोई ही होता है। तो बाकी आपका भी बचपन से इरादा था कि आपने एयरफोर्स में आना है? जी, मेरा बचपन से ही इरादा था एयरफोर्स में आने का और उसी हिसाब से अपनी एफ़र्ट्स को अपनी जो है वो बेसिकली जितनी भी स्टडीज़ हैं उनको उस साइड पे चैनलाइज करना, एट द एंड फिर उसके बाद डिफरेंट टेस्ट से उनको पास करना और आई एंडेड अप इन एयरफोर्स। तो अगर हमारे यहाँ, क्योंकि अभी भी हम जब प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो हमारे मेकअप में हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनका बच्चे को बड़ा शौक है एयरफोर्स में आने का, और वो ये बता रही थी कि वो जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो वो बहुत गौर से देखता है, और बचपन से, और छोटा था जब से, अभी शायद 9th वगैरह में। सो इस तरह के जो बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं जिनका फोकस ही यही है या वो आइडियलाइज करते हैं, वो किस तरह अपनी स्टडीज़ को और ज़िंदगी को चैनलाइज करें सो दैट वो अपने गोल से नज़दीक हो सकें? बेसिकली अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो मतलब एफएससी लेवल पे हैं इस वक्त लोग, वो तो ऑब्वियसली अपनी स्टडीज़ को बेसिकली फोकस करते हैं। बट मेरा ख्याल से एयरफोर्स में या किसी भी आर्म फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके एक तो सेल्फ मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंडली डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आप आके आपकी रूटीन जो है वो और उसके बाद जो आपके जितने भी दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको ढालनी पड़ती हैं जो रूटीन एयरफोर्स की चल रही होती है। तो एनीवन हु कैन गो विद द फ्लो विल बी सर्वाइविंग इजीली, एंड वो बहुत इजीली आके जो है रूटीन में अपने आप को जो है वो एम्बेड करेगा, एंड ही और शी कैन। हाँ, तो मतलब अपनी रूटीन को बेहतर रखने वाले या रूटीन के हिसाब से मोल्ड होने वाले जो लोग हैं, फ्लेक्सिबल जो हैं, फ्लेक्सिबल भी हो और परसिस्टेंस भी उनके अंदर हो, यानी फिर वो किसी चीज से डरे ना, परेशान ना हो कि ये चीज हो गई है, या क्योंकि मुश्किलात का सामना आपको होता है ट्रेनिंग के दौरान। अच्छा, 1965 की वॉर को हम जाहिर है इस दिन याद करते हैं और तमाम शोहदा को उसके बाद भी जो है उनको याद करते हैं। तो 65 की वॉर को आप लोगों को जब बताया जाता होगा, एक तो ये है कि हमने निसाबी किताबों में पढ़ा जाहिर है, एक ये है कि जब आप फोर्स का हिस्सा हैं तब कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स और चीज़ें आप लोगों तक भी पहुंचाई जाती होंगी जो कि पर्टिकुलरली 1965 की वॉर के हवाले से। तो ऐसी कोई चीज़ आप एट लार्ज लोगों को बताना चाहते हैं दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम दैट वॉर, या उस वॉर की कोई ख़ास ऐसी बात जो अगर आपको मौका मिले तो आप लोगों तक बताएं? बेसिकली अगर मैं 1965 की वॉर को एनालाइज करूं तो एक आई वुड कम अप टू वन कंक्लूजन, एंड दैट इज़ एक वर्ड है, दैट इज़ प्रोफिशेंसी, प्रोफेशनल एफिशिएंसी। उस टाइम पे जितने भी हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने उस जंग को लड़ा और जिस तरह उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए, दे वर सोली प्रोफेशनल्स। उन्होंने प्रोफिशेंसी को जो है वो कहीं भी लूज़ नहीं किया, जो भी काम किया इतने स्किल्स, जितने भी उनके स्किल्स थे और इतनी प्रोफेशनल मास्टरी से उसको सर अंजाम दिया कि इट लेफ्ट एन एग्जाम्पल फॉर अस। तो हमें यही चीज़ पढ़ाई जाती है कि उस टाइम के जितने भी हमारे सीनियर्स थे, जिस तरह उन्होंने अपने आप को एम्प्लॉय किया, जिस तरह उन्होंने अपने जो स्किल्स हैं उनको जो है वो अप्लाई किया, तो इट कम्स डाउन टू ओनली वन वर्ड, दैट इज़ प्रोफिशेंसी। तो हमें जो चीज़ प्रीच की जाती है या जो हम उधर उस वॉर को एनालाइज करते हैं तो प्रोफिशेंसी पे ही आके बात रुकती है।
صحیح. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ ویسے ہمیں یہ چیزیں بڑی ہی انٹرسٹ کرتی ہیں ظاہر ہے فورسز کی لائف اور جس طرح سے ان کا یونیفارم اور یہ سارا کچھ آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے, بٹ ایوری تھنگ از ناٹ دیٹ ایزی. جب آپ ہوا میں ہوتے ہیں خاص طور پہ اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بہت سی چیزیں ایٹ رسک ہوتی ہیں, اور اس میں آپ کا ایز ہیومن باڈی بھی, آپ کی سماعت یا آپ کی اور جو کچھ بھی ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہیں کہ کون کون سی چیزیں ایٹ رسک ہوتی ہیں, کس طرح سے آپ کون سے ڈفیکلٹیز یا چیلنجز آپ کو وین یو آر ان دا ایئر فیس کرنے پڑتے ہیں؟ ایکچولی ونس وی آر ان دا ایئر تو ہمیں کافی سارے رسک ہوتے ہیں, لیکن جب آپ اپنا گول سوچ ہوتے ہیں نا کہ میرا ایم کیا, میں کس لیے ہوا میں ہوں, تو پھر آپ وہ رسک سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا ایم کیا, آئی ایم ان دی ایئر ٹو ڈیفینڈ دس مدر لینڈ. تو اس کے بعد آپ رسک نہیں سوچتے, اس کے بعد آپ صرف اپنے ایم کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار میرا ایم کیا, میں نے کیا اچیو کرنا ہے, تو بس آپ صرف اس کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں. رسک تو آپ صرف گراؤنڈ پہ بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں کہ اچھا اس واقعے کو آپ لوگ یاد کرتے ہیں؟ ابھی تقریر میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے چائے پلائی, وہ جو چائے سو وہ جو واقعہ تھا وہ بھی ہماری ایئر فورس کا ایک یو نو وی اپلوڈیڈ اٹ دیٹ ٹائم اینڈ وی آلویز اپلوڈ اٹ ٹل ڈیٹ. تو اس کو یاد کرتے ہیں, کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایز اے نیشن ایک مہمان نواز قوم ہے, تو ابھی جب ہوا تو ہم نے یہ شو کیا, اور نیکسٹ ٹائم کبھی ایسا ہوگا تو ہم پھر چائے پلائیں گے, ضرور آفر کریں گے. گڈ ون, تھینک یو سو مچ. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد ایک اور تقریر بھی آپ کو سنائیں گے اور ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹے ود اس.